जोहार, नमस्कार। झारखंड की अर्थव्यवस्था पर आज हम बीच बहस में चर्चा करेंगे। झारखंड हिंदुस्तान के सबसे अमीर राज्यों में एक है। इतनी सारी संभावनाएं हैं, जिन संभावनाओं से देश का भी विकास किया जा सकता है और झारखंड को तो दुनिया का सबसे विकसित राज्य बनाया जा सकता है। इस अर्थव्यवस्था में बजट का आकार लगातार बढ़ता जा रहा है। काम हो भी रहे हैं, सड़कें चमक रही हैं, बिल्डिंग्स चमक रहे हैं, परंतु जो मूल है यहाँ के लोग, यहाँ के जल जंगल ज़मीन, इसकी जो दशा है, इस पर हम चर्चा करेंगे कि हम यहीं को बेस्ड करके झारखंड की जो अपनी चीज़ें हैं उसको बेस्ड करके कैसे यहाँ की इकोनॉमी को हम बेहतर कर सकते हैं और कैसे हमको किसी दूसरे के पास झारखंड के विकास के लिए हाथ पसारना नहीं पड़ेगा। हमारे साथ एक्सपर्ट के रूप में है राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष AP सिंह साहब, स्वागत है आपका। हमारे साथ हैं डॉक्टर ज्योति प्रकाश, जो इकोनॉमिक्स रांची विश्वविद्यालय के विभागाध्यक्ष हैं, स्वागत है आपका भी। हमारे साथ है डॉक्टर स्वर्णलता, जो डोरंडा कॉलेज में पढ़ाती हैं, शिक्षिका हैं। आप सबका स्वागत, सबको जोहार, सबको नमस्कार। आप ही से आरंभ करें। झारखंड को एज ए डिप्टी कमिश्नर से लेकर के वित्त सचिव और वित्त आयोग के अध्यक्ष के रूप में भी आप देख रहे हैं, तो ज़्यादा बेहतर आप बताएंगे झारखंड में प्रॉस्पेरिटी क्या है और कैसे चीज़ें बजट बनने के बाद भी नहीं हो पा रही हैं, क्यों नहीं हो पा रही? झारखंड जब बना 2000 में, तो तब से आज में बहुत परिवर्तन। तब तो 3000 करोड़ का बजट साइज था, जो आज 1.5 लाख करोड़ के करीब 1,45,000। तो ये एक बहुत बड़ी ग्रोथ है। उसके साथ जो राज्य में इंफ्रा, जैसा आपने कहा, इंफ्रा में काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुआ। नंबर्स ऑफ स्कूल, यूनिवर्सिटी, कॉलेजेज, इंजीनियरिंग कॉलेजेज, पॉलिटेक्निक, इस सब में काफ़ी ग्रोथ हुई है। और जो जहाँ पे ग्रोथ हुई लेकिन हम नेशनली बहुत ग्रो नहीं कर पाए, वो है जैसे पर कैपिटा जो इनकम है जी। पहले भी हम लोग नीचे से 1, 2, 3 में थे, आज भी लगभग उसी के करीब हैं। तो ये एक चैलेंज है कि जो कंट्री के दूसरे राज्य हैं जिस स्पीड से ग्रो कर रहे हैं, उस स्पीड को हम नहीं ब्रेक कर पा रहे हैं। इन स्पाइट ऑफ हमारा छोटा बेस होने के कारण हमारी ग्रोथ रेट देखिएगा तो 7-8%, कभी 10% तक भी गई है। तो ये एक चैलेंज है जो हम देख पाते हैं कि हमारी अभी भी करीब 60% जो पॉपुलेशन है, वर्क फोर्स है, वो एग्रीकल्चर सेक्टर में है। और एग्रीकल्चर सेक्टर जो है पूरे जीडीपी में जो कंट्रीब्यूट कर रहा है 14-15 से 18-20% तक, हर समय समय पे बदलता रहता, मौसम जैसा हो गया। तो ये जब तक इस कॉकस को हम लोग नहीं ब्रेक करेंगे, या तो एग्रीकल्चर में से आदमी दूसरे जगह चला जाए जो मोर प्रोडक्टिव हो, या एग्रीकल्चर को प्रोडक्टिव बनाया जाए। तो ये कॉकस को हमको लगता है हमको तोड़ना बहुत ज़रूरी है, और तभी जाके हम आगे पर कैपिटा इनकम और लोगों की ग्रोथ को ले जा पाएंगे। और दूसरा जो यहाँ पे कंट्रीब्यूट कर रहा है, इंडस्ट्री और सर्विस सेक्टर। तो जहाँ पे हमारे पास खुद ही मैन पावर है, तो सर्विस सेक्टर उतना बड़ा नहीं होना चाहिए था जितना हमारा सर्विस सेक्टर करीब जो है 60% के इर्द गिर्द है। इंडस्ट्री 25 से 30 के बीच में, मतलब सेकेंडरी सेक्टर काम कर। तो जो पोटेंशियल जिसकी बात लोग कहते हैं कि बहुत रिच है मिनरली, तो मिनरल के एक्सप्लॉयटेशन में भी शायद हम उसका जो वैल्यू एडिशन था उसमें उतना हम नहीं कर पाए जितना हमको करना चाहिए था। तो हमारा पड़ोसी राज्य उड़ीसा, जो कि 5th शेड्यूल दोनों स्टेट हैं, जियोग्राफी भी एक्सेप्ट उनके पास समुद्र है, सेम है, डेमोग्राफी भी लगभग सेम टाइप की है, बट वो थोड़े फास्टर ग्रो किए।
और वो जैसे पावर्टी वगैरह में वो हमको ज़्यादा फास्टर, पहले वो ही सबसे नीचे रहते थे, तो अब वो जो हैं वो हमसे काफ़ी बेटर इम्प्रूव कर गए। तो चूँकि उन्होंने इस नेक्सस को तोड़ा, उन्होंने इंडस्ट्रियलाइजेशन कराया और माइनिंग में भी एक्टिविटी बढ़ी। जैसे हमारा माइनिंग रेवेन्यू 10,000 करोड़ का है, उनका 50,000 करोड़ का है। तो ये दर्शाता है कि उन्होंने जो पोटेंशियल था उसको बेस्ट यूज़ किया और जो एक्टिविटी वो कर सकते हैं अदर देन एग्रीकल्चर को ज़्यादा तेज़ी से बढ़ाया। तो हमको लगता है इस नेक्सस को, उस मॉडल को, क्योंकि हमसे समानता है, आई थिंक हम लोगों को उससे लेसन लेना चाहिए। हमको एक चीज़ लगता है कि अपने यहाँ एग्रीकल्चर आज से 40 साल पहले एग्रीकल्चर में जो प्रोडक्ट्स होते थे, जो प्रोड्यूस होते थे, एग्रीकल्चर जिस पर बेस्ड था, ये कम पानी का इलाका था, हमेशा से रहा है, कोई नया तो बना नहीं है। नया बना है इसलिए नदियाँ सूख गई हैं, इसलिए थोड़ा सा ज़्यादा गड़बड़ हुआ है। तो मिलेट्स यहाँ भरपूर थे। मिलेट्स अगर हम फिर से लौटा करके ला सकें, बहुत असंभव काम है, इसलिए अभी भी उसको उसकी कीमत नहीं मिल रही है, कितना हो उसका प्रोपगंडा कर दिया जाए। और दूसरे की हमारे यहाँ वेजिटेबल्स है, फॉरेस्ट प्रोड्यूस है, उसका प्रोसेसिंग करके हम मार्केट को भेजें और तब हमको जो कीमत मिलेगा। तो आपको लगता है कि जो लोग भाग कर दक्षिण जा रहे हैं, सुरंग में फंस रहे हैं, या कश्मीर की तरफ जा रहे हैं, सुरंग में फंस रहे हैं, जान दे रहे हैं, वो ज़रूरत नहीं रहेगी, यहीं पर अपॉर्चुनिटी बनेगी। दूसरे कि जो माइंस है, माइंस जिस ढंग से हैफाजार्ड वे में चल रहा है, उसको प्लांट वे में अगर चलाया जाए तो उस माइंस से हमारे खेत भी बचेंगे और उस खेत में जो प्रोडक्टिविटी है, प्रोडक्टिविटी भी बचेगी, लोग अपना काम करते रहेंगे, चलते रहेंगे। जो लोग मैंने हमको लगता है कि कोरोना के जस्ट बाद यहाँ पर हमने एक प्रोग्राम किया था, जो अभी कोल इंडिया के चेयरमैन बने हैं, CMD थे CCL के, और एक्स चेयरमैन कोल इंडिया के साथ मैं बात कर रहा था। उन्होंने कहा कि जो स्टॉक होल्डर है हमारे, उनको हम हिस्सा देके उनको भी शेयर होल्डर बनाएंगे, बने नहीं आज तक। तो अगर उनको भी शेयर होल्डर बनाए तो स्थिति में कुछ बदलाव आएगा क्या? ये देखिए, एक तो जो एग्रीकल्चर जो इशू था, एग्रीकल्चर को इम्प्रूव करके, तो वो बहुत बाइबल है और उस पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का भी काफ़ी सपोर्ट है उस लाइन पे, क्योंकि उन्होंने सेकंड ग्रीन रिवॉल्यूशन ईस्टर्न जोन करके कंसेप्ट शुरू किया। उसके बाद आजकल मिलेट को प्रमोट किया जा रहा है। हमारे राज्य का एक गुमला जिला है जिसने मिलेट मिशन पे 2 प्राइम मिनिस्टर अवार्ड्स लिए हैं सक्सेसिवली, और वहाँ पे मिलेट में अच्छा काम कर रहे हैं। और मिलेट की आज मार्केट सप्लाई चेन बहुत इजी है, जिसमें रोपिन किया जा सकता है। और वेजिटेबल्स का तो हमारा बहुत मैसिव सरप्लस है, हार्टिकल्चर का, नॉट ओनली वेजिटेबल, हार्टिकल्चर इन जनरल का सरप्लस है। तो उसकी प्रोसेसिंग के बारे में अच्छा किया जा सकता है, जो बीच में शुरू भी हुआ था। सफल ने शायद यहाँ से मटर का पैकेजिंग नहीं, हमको सिर्फ हम आपको याद दिला रहे हैं, बीके सिन्हा यहाँ DC थे, सुधीर कुमार थे, सुधीर जैन DDC थे। इन दोनों ने मिलकर के पिठौरिया और आसपास के रांची के इलाकों में जो इस पर काम किया, वेजिटेबल का काम किया, ज़बरदस्त काम किया। लेकिन उस काम में प्रोसेसिंग माइनस हो गया। वो सीधे के सीधे एयर कंडीशन गाड़ियाँ उनको मिल गई और एयर कंडीशन गाड़ी से कलकत्ता भेजने लगे। नहीं, वही प्रोसेसिंग के लिए प्रोसेसिंग इंडस्ट्री का एक नेटवर्क, छोटे कोल्ड स्टोरेज, छोटे इंडस्ट्रीज, इस तरह प्रोसेसिंग के छोटे इंडस्ट्री। जैसे केचप बनाने के लिए आपको बहुत बड़ी इंडस्ट्री नहीं चाहिए, ये मटर की पैकेजिंग के लिए बहुत बड़ी नहीं चाहिए। तो ये जैसे पालक का वो बना के, ये सब अभी किसान तो 2 रुपया में बेच रहा, हम भले 20 या 30 में खरीद रहे हैं, किसान के यहाँ से तो 2 रुपया 3। इसके अलावा 2 और एरिया है जहाँ पे हम लोग काम कर सकते हैं। एक मूंगफली का क्षेत्र है जो पलामू वगैरह में गुमला में बहुत अच्छा होता था। दूसरे पल्सेस और आयल सीड, तो जिसकी शार्ट सप्लाई है कंट्री में। जब हमारा इंपोर्ट बिल खाली पेट्रोलियम प्रोडक्ट से नहीं बढ़ता है, बल्कि एडिबल ऑयल से भी बढ़ता है। पल्सेस में वैसे थोड़ा इम्प्रूवमेंट हुआ है, बट उसमें भी लॉट टू बी डन, क्योंकि पल्सेस का रेट 200 रुपया किलो रह रहा है, तो वो सस्टेनेबल रेट नहीं है कि गरीब प्रोटीन कहाँ से खाएगा। तो उस प्रोसेस को भी हम लोग
ले सकते हैं और वहाँ के लोगों को नॉलेज है उसका इंटरवेंशन, लेकिन ये इंटरवेंशन एकदम फोकस्ड होने चाहिए, प्रोजेक्ट बेस्ड होने चाहिए, ना कि वो जनरल जो एग्रीकल्चर में धान लगाने के लिए बीज खरीदा जा रहा है, ये खरीदा जा नहीं, तो जो पहले था ना कि बीज किसान अपना रखता था, वो खाना नहीं खाता, भूखे मर जाता, लेकिन बीज अपना रखता था, तो बीज खरीदने की जरूरत नहीं पड़ती थी और बीज के पर रिस्क नहीं रहता था कि बीज हम लगाएंगे और खेत से वो गायब हो जाएगा। अभी तो बीज है कि ये धान का पौधा खड़ा हो गया, उसमें होगा ही फसल ही नहीं हुआ। तो वो ये चीज़ें जो है, जो यहाँ के क्लाइमेटिक जोन के अनुसार और जो ट्रेडिशनल विजडम है उसको तेजी से बढ़ाया जा सकता है, उसके लिए मार्केट है, ये पक्का है कि उसके लिए मार्केट है, लेकिन ऑर्गेनाइज्ड फोकस्ड एरिया स्पेसिफिक इंटरवेंशन करना पड़ेगा। स्टेट प्लान में एक जनरल की सब लोग पैडी करेगा, सब लोग उस पे नहीं चलेगा, आपको एरिया स्पेसिफिक करना पड़ेगा और वहाँ पे स्पेसिफिक इंटरवेंशन करना पड़ेगा, जिस तरीके से ग्रीन रिवॉल्यूशन के समय हुआ था कंट्रीब्यूशन हुआ था। डॉक्टर ज्योति प्रकाश जी, जी इसी सवाल पर हम आपसे भी सवाल फिर से दोहराएंगे। सवाल यही है कि झारखंड में अपना जो कुछ है, जो अपना खेत है, जो अपना पानी है, जो अपना ये जंगल है, जो हॉर्टिकल्चर है, जिससे बड़े पैमाने पर हम दूसरे राज्यों को भेज रहे हैं, लेकिन यहाँ उसकी कीमत नहीं मिल रही है। पहला ये, दूसरी ये कि हमारे जो लोग इन्वॉल्व थे उसमें, जीविका चलती थी उनकी, सम्मानजनक जीविका चलती थी, अब वो दक्षिण जा रहे हैं, उत्तर जा रहे हैं और जा कर के वहाँ पर नौकरी खोज रहे हैं और वहाँ पर सुरंग में फंस रहे हैं, कभी ये कर रहे हैं। तो उसमें गुंजाइश है क्या कि हम झारखंड की अर्थव्यवस्था को उससे ठीक करें? फिर आएंगे हम माइनिंग्स पर, माइनिंग्स वगैरह की क्या स्थिति है, इंडस्ट्री की क्या स्थिति है। माननीय के सिंह जी ने जो कहा पूर्ण रूप से मैं सहमत हूँ। देखिए, ये जो पॉपुलेशन प्रेशर है जो एग्रीकल्चर लैंड पे, जिसको हम कहते हैं डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, जहाँ 10 लोगों की ज़रूरत है वहाँ 20 लोग लगे हुए हैं, तो नेचुरली है, ये इकोनॉमिक्स का थ्योरी है कि मार्जिनल प्रोडक्टिविटी आपकी कम होते चले जाएगी। पहला ये इशू है। तो जब प्रोडक्टिविटी कम हो रही है, उत्पादन की क्षमता कम होते जा रही है, इसका कारण है ओवर क्राउडिंग। तो अब इसका सॉल्यूशन कैसे हो? तो सॉल्यूशन है कि एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी आप देंगे, तभी ना वहाँ से आप बिल्कुल कहीं दूसरी जगह वो उनको आप एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी नहीं देंगे। एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी के लिए आपको इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करनी पड़ेगी, है ना, कि वहाँ उस जगह से हम वहीं पर इस तरह से एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी दें कि वो मेरा, क्योंकि आज के समय में जिनका लैंड भी है तो वो खुद नहीं कर रहे हैं, वो लेबर को हायर कर रहे हैं। हम कह रहे हैं कि बड़ुआ की प्रोसेसिंग वहीं क्यों नहीं हो, टमाटर की प्रोसेसिंग वहीं क्यों नहीं हो, मिलेट्स की प्रोसेसिंग वहीं क्यों नहीं हो? बिल्कुल हो, लेकिन उसके लिए आप यूनिट तैयार कर दीजिएगा, लेकिन उसके लिए मार्केट तैयार कीजिएगा ना। नहीं, मार्केट तो है, मार्केट है, लेकिन मार्केट का चेन बनाने का हमारे पास वो ये नहीं है कि हम चेन नहीं बना पाए। मार्केट तो है, मिलेट्स का जितना चाहिए उतना मार्केट है। प्रोसेस में कह रहा हूँ, मार्केट यही नहीं होगा कि मार्केट तो है, लेकिन आप उसको जनरेट कीजिएगा ना, उसको धरातल पर लाइएगा ना। हमको मड़ुआ चाहिए, आज हम जा रहे हैं, सुविधा नाम नहीं लेना चाह रहा हूँ, लेकिन क्या वास्तविक मूल्य हम लोग उसको मिल रहा है? नहीं मिल हम रहा है। 100 रुपये दे रहे हैं केजी में, ऐसे अन्य स्टोर में आप खूबसूरत पैकेट में मिल रहा है, किसान को कितना मिल रहा है? तो ये सब नीति निर्धारण आपको सरकार के स्तर पर करना होगा। और बहुत सारे इश्यूज हैं। माइग्रेशन की बात आपने कहा, तो माइग्रेशन क्यों हो रहा है? डिस्ट्रेस, वो जो पॉपुलेशन है, ऐसा नहीं कि सुखी है, एग्रीकल्चर में बेस्ड है, लेकिन दे आर डिस्ट्रेस्ड, वो तनाव में है। तो क्वालिटी लाइफ के लिए उनको कहते हैं ना कि पैसा ज़रूरत के लिए परिवार यहाँ छोड़ करके चला जा रहा है दक्षिण में कमाने के लिए, वो एक छज्जे के नीचे रह रहा है, वहाँ से यहाँ पैसा एक ही मकसद है कि मेरा क्वालिटी ऑफ लाइफ बच्चे का अच्छा रहे, परिवार का हाउस होल्ड का अच्छा रहे। तो मैं वही कह रहा हूँ, यहाँ पर आपको जब तक एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी नहीं देंगे, सब लिंक्ड है। जैसे इकोनॉमिक ग्रोथ की हम किसी राज्य की बात करते हैं, कल्पना करते हैं इकोनॉमिक ग्रोथ अच्छा है, तो उसका मापदंड है इकोनॉमिक ग्रोथ का है कि एफिशिएंट, ऑप्टिमम, इक्विटेबल एंड इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, स्टेबिलिटी ऑफ इनकम, स्टेबिलिटी ऑफ प्राइस, स्टेबिलिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल सॉलिडरिटी। सोशल सॉलिडरिटी भी हम लोग एनवायरनमेंट को देखना पड़ता है। तो ये सब मापदंड बढ़ाएंगे, अब सब इंटरलिंक्ड है। आप ये इसको एग्रीकल्चर सेक्टर को अगर लेकर कर रहे हैं, तो आप जब तक इन सारे मापदंड को पूरा नहीं करेंगे, आपका एग्रीकल्चर का जो जीएसडी पे कंट्रीब्यूशन और कम होने की संभावना है, बढ़ने की संभावना नहीं है। तो
आपको इसके लिए हम ये कहते हैं, जैसे एपी सिंह साहब ने कहा, हम ये कहते हैं क्यों नहीं कर सकते हैं। ये हमको अगर अपने लोगों की जान बचानी है कि वो जा कर के सुरंग में नहीं फंसे, वो जा कर के एक्सीडेंट में नहीं मरे, जा कर के हजार्डस जिंदगी नहीं जिए, तो हम तो ये काम कर सकते हैं ना भाई। हमारा जो मिलेट्स है उसको प्रोसेस करके हम ही मार्केटिंग करें, हम चेन बनाए उसका। देखिए, गवर्नमेंट के पास कैपेसिटी है और हम लोग के पास जो आम आदमी उनके पास कैपेबिलिटी है। अब ये सरकार का दायित्व है, कैसे वो सरकार का दायित्व है कि अपने कैपेसिटी का किस तरह से ऑप्टिमम यूज करके हम लोगों का कैपेबिलिटी इनका एनहांस करे। कैपेबिलिटी इन द मीन्स इस आशय में कह रहा हूं कि आप कैपेबिलिटी का मतलब यहाँ है कि आप राइट की बात कर सकें। पहले हम जैसे गरीबी की बात करते थे, बोलते थे इतना कैलोरी उसको मिल रहा है तो उतना ऊपर है बीपीएल से। अब कैपेबिलिटी अप्रोच आ गया है। नहीं ज्योति जी, दिक्कत ये है कि कैलोरी पर अगर हम बात करें तो सबसे ज्यादा कुपोषण भी तो हमारे यहाँ है। मैं कह रहा हूँ आई तो आगे बढ़ रहा हूँ मैं तो वही तो कह रहा हूँ। तो आपको कैपेबिलिटी का मतलब है वही हो गया कि आपको जो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडिसेस हैं जो उसमें सारा चीज़ है, आपका एजुकेशन है, हेल्थ है, आप सबको बढ़ाएंगे। कैसे बढ़ाएंगे? वही कैपेबिलिटी अप्रोच की बात कर रहा हूँ मैं। आप सिर्फ आप अनाज दे देंगे तो आप उनको जिंदा रख सकते हैं, लेकिन उनका कैपेबिलिटी आप एनहांस नहीं कर सकते हैं। आप उनको एजुकेशन का प्रबंध कीजिए, हेल्थ का प्रबंध कीजिए, तो सारा इंटरलिंक्ड है। तो आप हर सेक्टर का प्रोडक्शन प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकते हैं, चाहे वो एग्रीकल्चर हो। और प्रोडक्शन प्रोडक्टिविटी आप मार्केटेबिलिटी से भी जोड़ सकते हैं उसको। अगर आप उत्पादन कर लिए, आप मार्केट में ले जा रहे हैं, प्राइस नहीं मिल रहा है तो आप कंप्लीटली फेल हो जाएंगे। वैल्यू एडिशन नहीं हो रहा है तो आप कंप्लीटली फेल हो जाएंगे। तो इन सारे चीज़ों को जो नीति जो निर्धारक है उनको सोचना पड़ेगा। सिर्फ ये नहीं कि हमने इतना पैसा दे दिया, वो नहीं, एफिशिएंट यूज ऑफ फंड। पैसा तो आ रहा है गवर्नमेंट के विभिन्न स्कीम्स के तहत, सेंट्रल गवर्नमेंट क्या कर रहा हूँ, आ रहा है, बट एफिशिएंट यूज हो रहा है कि हम ये नहीं करेंगे गलत हो रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं उसका रिजल्ट तो नहीं आ रहा है ना। नहीं, उसके जाने के बाद लोगों का पलायन हो रहा है। वह पैसा गवर्नमेंट का अगर एक परिवार में जोड़िए तो करीब 25,000 रुपया गवर्नमेंट जो कहती है, भाषणों में कहती है कि एक परिवार में 5-7 का परिवार है तो 25,000 रुपये के आसपास जा रहा है नगद के रूप में। तब भी वो जा रहा है भाग करके, वहाँ पर खेत भी है उसके पास, तब भी भाग के जा रहा है। जीवन स्तर कौन नहीं चाहता है कि हम अपना जीवन स्तर ऊपर करें। शिक्षा का हम बच्चे को पढ़ाना है, हम देखते हैं कि भाई यहाँ पर हम गांव में रख रहे हैं बच्चे को तो हम अच्छे से नहीं पढ़ा सकते हैं। हम यहाँ स्तर उस तरह का नहीं है कि हम यहाँ नहीं पढ़ा सकते हैं। तो हर माँ बाप का इच्छा होता है कि परिवार का जीवन स्तर बढ़ावे। नहीं, थोड़ा सा हम जोड़ करके स्वर्णलता जी के पास जाएंगे। वो ये कि हमारे दिमाग में कहीं एक फितूर घुस गया है कि गवर्नमेंट स्कूल्स एकदम बेकार हैं, इसलिए भी हम नहीं पढ़ाते हैं। गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स एकदम बेकार हैं, हम हर चीज़ के लिए प्राइवेट में, जिसमें किया गया कि भाई ठीक है आयुष्मान लीजिए, आयुष्मान लेकर जहाँ मन करे वहाँ दिखाइए। गवर्नमेंट हॉस्पिटल, गवर्नमेंट डॉक्टर बेकार नहीं है। गवर्नमेंट स्कूल से आज भी सबसे ज़्यादा नौकरी करने वाले लोग पैदा होते हैं। लेकिन हमारे दिमाग में घुस गया है कि बड़े लोगों के बच्चे वहाँ पढ़ते हैं तो हम भी अपने बच्चे को वहाँ पढ़ाएंगे। तो वो स्थिति कैसे बदलेगी कि सर, हमारे मैं सबसे पहले आपका ध्यान इस तरफ आकर्षित करना चाहूँगी, जो अर्थव्यवस्था के कुछ अहम आयाम हैं, जैसे आपका फिजिकल कैपिटल हो गया, ह्यूमन कैपिटल हो गया, टेक्नोलॉजी इकोसिस्टम हो गया, एंड स्टैब्लिश एंड साउंडेड गवर्नमेंट सिस्टम हो गया। ठीक है, सो सबसे पहले फिजिकल कैपिटल पे आते हैं। तो अगर हम झारखंड की बात करें तो झारखंड काफ़ी इनरिच है। आप मिनरल्स में देख सकते हैं, या खाद्य पदार्थों में दे सकते हैं, या प्रोडक्शन ऑफ द आप तसर सिल्क में देख सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा इनरिच है। और मतलब 33 बिलियंस आपका लोकल रिसोर्सेज है जो आपका जो झारखंड से ही आपका जा रहा है। एंड जो ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्शन है आपका अभी जो है 2024 to 25 है आपका ₹4.7 बिलियंस है। ठीक है, सो बिलियंस नहीं मैडम, ट्रिलियन नहीं ट्रिलियन है, सॉरी ट्रिलियन है इसमें। सो इसमें एक चीज़ जो देखने लायक है कि हम लोग कहीं इकोनॉमिकली जो अर्थव्यवस्था से इन रिसोर्सेज से हम लोग फल फूलित हैं बोल सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जब 2000 में झारखंड स्टैब्लिश हुआ था और आज में इतने ड्यूरेशन में आपका एक स्टेबल गवर्नमेंट नहीं आया है कि जो सक्सेसफुल लीडरशिप होनी चाहिए थी, जो उसको जो आगे की तरफ अग्रसित कर सके, वो चीज़ नहीं मिला है।
तो उसके इन जो इतना जो गैप आया है उसके पास क्या है ना, बहुत सारी चीज़ें क्या है अहम सेक्टर्स में क्या डिटोरिएट करते गई हैं। तो आप जैसे बोल रहे हैं कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं, स्कूल्स हैं, सुविधाएं हैं, लेकिन एक जो माइंड कॉन्सेप्ट बन गया है, जो इस बीच के ड्यूरेशन में जो जितनी चीज़ें फेसेस करनी पड़ी है, प्रॉब्लम्स फेसेस करनी पड़ी हैं, एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ा है सब जगह पे, तो लोगों का क्या है कि मोटिवेशनल स्किल्स ही वहाँ पे मार खा गया। एक जो सोच समझदारी होती है, एक सोचने का होता है कि गवर्नमेंट में हम जाएंगे, हॉस्पिटल्स में जाएंगे तो हमें सुविधाएं नहीं मिलेगी, प्राइवेट सेक्टर में अच्छी सुविधाएं मिलेंगी, या प्राइवेट हॉस्पिटल्स हमें ज़्यादा सुविधाएं देंगे, या प्राइवेट स्कूल्स हमें ज़्यादा जिस तरह की ज़्यादा सुविधाएं देगी, ज़्यादा स्किल्स हमें प्रोवाइड करेंगे, हमें अच्छी नौकरियां मिल जाएंगी, हम लोग माइग्रेट करेंगे। तो वो एक मोटिवेशनल जो स्किल है वो हमें फिर से रीडेवलप करना पड़ेगा, लोगों के बीच में वो चीज़ आना पड़ेगा कि नहीं, गवर्नमेंट स्कीम्स जो हैं वाकई वो काम कर रही हैं, फंडिंग जो आ रही हैं एक्चुअल वे में वो किसानों तक पहुंचनी चाहिए। जो बीच का जो गैप है वो गैप फुलफिल नहीं हो पा रहा है। तो लोग जिसकी वजह से क्या होते हैं, निम्न स्तर पे लोग क्या करते हैं कि उन्हें वो चीज़ मिलता नहीं है, लोग माइग्रेट करना शुरू कर देते हैं। तो माइग्रेट करते हैं, हर कोई अपने जीवन स्तर से, बीपीएल स्तर से बढ़ना चाहता है, जिसकी वजह से वो माइग्रेट हो रहे हैं, जो चीज़ उन्हें मिलनी चाहिए वो चीज़ उस स्तर पे आ नहीं पा रही हैं। तो लोगों का माइग्रेशन ज़्यादा हो रहा है, अदर जगहों पे आप चले जाते हैं। तो इस जगह पे यही है कि लोग क्या है कि उस स्तर को बढ़ाने के लिए हमें गवर्नमेंट को क्या है कि जो नोडल ऑफिसर्स है स्मॉल जो, तो उन्हें ज़्यादा मतलब क्या है छोटे छोटे विभागों में बांट के उन्हें ज़्यादा जागृत करने की ज़रूरत है कि आप आपकी तरफ फिर हम लौट रहे हैं। एक तो हमारे यहाँ शिक्षा में भी बड़े पैमाने पर पलायन हो रहा है। मैंने हमारी जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, जो कॉलेजेस हैं, जिन लोगों ने सैकड़ों IAS IPS IRS दिए होंगे, उस पर भी अब लोगों को भरोसा नहीं है। मैंने हम यहाँ रहना ही नहीं चाहते हैं। पहले आपको याद होगा कि बिहार छोड़ कर के लोग आते थे और एक रूम ले करके, एक रूम का सेट अपने बच्चों को पढ़ाते थे, शामली में और वो DPS में और दूसरी जगह पर पढ़ाते थे, इसलिए वहाँ स्थिति थी। अब हमारे यहाँ ये स्थिति है कि हम यहाँ से भाग करके, किसी भी जो समर्थ है वो चाहता है अपने बच्चों को स्टेट से बाहर भेज कर पढ़ाएं। पहला तो ये है। दूसरे की नौकरियाँ, स्वर्णलता जी ने कहा कि एस्टेब्लिशमेंट अस्थाई सरकार कुछ ऐसी नहीं रही है, लेकिन रघुवर दास की सरकार अस्थाई सरकार थी। 5 साल पूरा ड्यूरेशन काम किया, भरपूर काम किया, जो उनको काम करना था, जितना काम करना था। 5 साल हेमंत सोरेन करी, ये ठीक है, 2 साल कोरोना में गया, फिर संभलने में और वो सारा कुछ चला गया। लेकिन इन तमाम स्थितियों के बाद संभावनाएं तो खत्म नहीं हो रही है कि हम कैसे लोगों को, यह भरोसा ही खत्म हो गया है। जो गवर्नमेंट सिस्टम है, सिस्टम में जहाँ से कि उसको कल्याण की चीज़ें मिलती हैं, वो भरोसा खत्म है। भरोसा कैसे लौटाएं? दूसरे की हमने किसान से उसका बीज छीन लिया, कहा कि हम उन्नत बीज देंगे। आप क्या उन्नत बीज दीजिएगा? जब देखिए तो फर्जी बीज मिल जाता है। तो इसको हम लौटाएं कहाँ, जहाँ से वहीं बेहतर रोजगार और बेहतर सम्मानजनक ज़िंदगी मिले। हमको याद है कि हमारे परिवार में कई लोग थे जो बहुत दूर पढ़ते, करीब 9 किलोमीटर 10 किलोमीटर पैदल चल करके स्कूल जाते थे और 9-10 किलोमीटर पैदल चल करके आते थे, और गोबर सर पर उठा करके सुबह में यही काम होता था कि गाय भैंस का वो साफ़ कर लें, साफ़ करने के बाद में तब निकले पढ़ाई करने के लिए। उन लोगों ने भी कि अच्छी जगह सब लोग को जॉब में आया। तो पहले श्रम से लोग घबराते नहीं थे, श्रम असम्मान का कारण नहीं बनता था, अब श्रम असम्मान का कारण बनने लगा है। कोई भी श्रमिक को देखिएगा, उसके आपके साथ कोई बात नहीं होगी, हमेशा तुमताम के साथ ही बात होगी। एक तो ये लगा है कि दूसरे की हम बढ़िया कपड़ा पहनेंगे, वो फटा हुआ पैंट जींस का पहन लेंगे तो हमको लगेगा कि बहुत स्मार्ट और बहुत अपडेट है, बहुत अपडेट है। इसके लिए भी पैसे कमाई होने लगी है। तो उस झारखंड में जो हमारे पास है संभावनाएं, हम अपनी अर्थव्यवस्था को, यहीं की इकोनॉमी को ठीक ठाक करके बढ़ा सकते हैं क्या? ये गुंजाइश है क्या? नहीं, जैसे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी तो 2014 के बाद से रिस्टोर्ड है। तो इनिशियली 14 इयर्स ज़रूर उस तरीके से रहे, लेकिन उसके बाद से पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है। अब वो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी जो है वो उसका डायरेक्शन क्या है? अब पूरी नेशनली, मैंने मोस्ट ऑफ द प्लेसेस पे
जो आज एक डिबेट चल रहा है, फ्री बीज, कैश ट्रांसफ़र, मल्टीप्लिसिटी ऑफ स्कीम्स, तो इस सब में रिसोर्स तो शायद उतना नहीं ट्रांसफ़र हो रहा है, लेकिन एनर्जी बहुत ट्रांसफ़र हो रही है, और वो द थिंग्स बन गई रादर की जो जनरेशनल इशू हैं जिसको एड्रेस किया जाए कॉम्प्रिहेंसिवली। तो ये एक शार्ट विज़न जो है कि हम, क्योंकि कोई भी सोसाइटी तभी विकसित होगी जब उस सोसाइटी के लोग पढ़ने में, रिसर्च करने में, इनोवेशन करने में, एंटरप्रेन्योर बनने में रुचि लेंगे, ना कि कुछ पैसे लेके और आराम। तो ये इस टेंडेंसी को बहुत ज़्यादा पूरी देश भर में हो रहा है, मतलब कोई एक राज्य का नहीं है। तो वो दूसरे यहाँ पे जो इंडस्ट्रियल कल्चर, एंटरप्रेन्योरशिप का कल्चर है, वो बहुत ही लोकलाइज्ड एरिया में है, और उसमें नए लोग नहीं जुड़ रहे हैं। बहुत ट्रेडिशनल फैमिली है, ये वही लोग उसमें एंटरप्रेन्योरशिप में जा रहे हैं और वही जो कुछ कर रहे हैं, और उनके चैलेंजेज भी बहुत हैं। क्योंकि अभी हमारे यहाँ सबसे बड़ा समस्या आ जाती है लैंड की, और दूसरे राज्यों में, जैसे मैंने पहले भी कहा, उड़ीसा में क्या था कि, या बहुत सारे और राज्य, उन्होंने लैंड ईयर मार्क करके रखी हुई है, उसके कुछ बेसिक इंफ्रा भी उन्होंने डेवलप कर लिया है, और वो जैसे कोई जाता है उसको कहते हैं आपको आधा एकड़ चाहिए, आधा एकड़ आपको दे दिए, वो कल से कंस्ट्रक्शन शुरू कर देते हैं। तो वो वाला जो फोकस्ड अप्रोच है, चूँकि हमारे पास लैंड बैंक कहने के लिए रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने एक लैंड बैंक बनाया, बट उसकी कहीं क्या बाउंड्री है, फिर उसके लिए आपको स्ट्रगल करना, फिर लोकल लेवल पे जाके लोगों से निगोशिएट करना। तो जो बड़े बड़े इंडस्ट्रियल एरिया, इंडस्ट्रियल पार्क्स हैं, उस पे हम लोगों को अगर काम करते तो शायद, जैसे HEC एरिया में बहुत सारी लैंड है, अगर ये विप्रो, इन्फोसिस, HCL, इन कंपनियों के यहाँ पे हम तो कहते हैं फ्री में भी लैंड दे दें तो कोई बुराई नहीं है, उसको एम्प्लॉयमेंट से लिंक कर दें कि इतने लोगों को आपको एम्प्लॉयमेंट। तो हमको लगता है कि ये जो आपकी शहरी इकोनॉमी है, ये तुरंत बूस्ट हो जाएगी, खाली उनके अगर एक बड़े टावर्स खड़े हो जाएं, क्योंकि उनको कास्ट, आज के दिन बंगलोर से 4 फ्लाइट चलती है, आज के 7 साल पहले 0 फ्लाइट्स थी, हैदराबाद से 4 फ्लाइट चलती है। तो ये क्या, कौन है इस फ्लाइट पे आता जाता है? यही लोगों के बच्चे हैं जो आए। तो वहाँ पे अगर उसको 30,000 मिल रहा है तो उसको 5,000 भी नहीं बच रहा है। यहाँ आ जाएगा तो उसका घर होगा, तो घर में रहेगा तो उसको रेंटल 15,000 बच गया। बाकी अगर खर्चा उसका सेम रहे, जिसका बंगलोर रांची में कम होगा, तो एक पेरेंट्स के साथ रह लेगा और कम से कम 15,000 सेव करेगा। तो सोचिए कि इससे सडनली ही आपकी मार्केट में कितना बड़ा बूस्ट आ जाएगा। तो हमको लगता है ये इस पे हम लोगों को बहुत सीरियसली सोचने की ज़रूरत है। और मेडिकल कॉलेजेस जैसे बहुत ज़्यादा एक ये भी फैशन चल गया है पूरे देश भर में। हम देखते हैं कि पहले 5 मेडिकल कॉलेज थे, हमने 20 बना दिए अपने राज्य। लेकिन अगर आप चेक करिए कि जो पहले वाले मेडिकल कॉलेज थे, क्या उनके पास फैकल्टी हैं, क्या उनके पास प्रोफेसर्स हैं क्या? वो 70 साल तक रिम्स में प्रोफेसर गिरी लोग कर रहे हैं। अब 70 साल का आदमी नहीं, 70 साल से रिटायर होने के बाद में प्राइवेट वाले में चला जाता है। 70 साल का आदमी कितनों भी, और एक नहीं 3-3 कॉलेज में है, वो फिजिकली फिट होंगे तो वो टेबल पे क्या कर पाएंगे, रिसर्च में क्या कंट्रीब्यूट कर पाएंगे? वो रिलैक्स मोड में कुछ एडवाइस अच्छा कर सकते हैं, बट ही कांट कंट्रीब्यूट द वे ही शुड हैव कंट्रीब्यूटेड। तो वो जो है कि संख्या बढ़ रही है यूनिवर्सिटीज में। हमको लगता है 20% 30% फैकल्टी पे यूनिवर्सिटीज। इस हिसाब से तो सर अनएम्प्लॉयमेंट को ओवरकम करने के लिए गवर्नमेंट वैकेंसीज चाहिए। जो अभी जो बहुत सारी गवर्नमेंट ऑफिसर्स में वैकेंट पोस्ट है, एजुकेशन की ही बात करें हमारे यहाँ डिपार्टमेंट में, तो ये जो चीजें हैं इस पे हम लोगों को क्वालिटी पे ध्यान देना पड़ेगा
क्योंकि आज भी शंकर नेत्रालय आँख खराब होता है, उस पर कॉन्फिडेंस है। हमारे यहाँ भी हैं सेंटर्स, अच्छे लोग हैं, अच्छे पढ़े लिखे लोग हैं, लेकिन जब कोई खास ऑपरेशन इसकी ज़रूरत पड़ती तो आप पूछते अच्छा एक बार जरा शंकर नेत्रालय भी होके आ जाते हैं। तो वो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग तभी होगी जब आपके पास इस किस्म के इंफ्रास्ट्रक्चर को सपोर्ट करने के लिए लोग रहेंगे। और अखबारों में ये नहीं निकलेगा कि ये इक्विपमेंट खरीदने में रिम्स में ये गड़बड़ी हो गई, ये इक्विपमेंट 25 करोड़ का के पड़ा हुआ है। तो मतलब ये जो मैनेजमेंट के इशू हैं, हमको ये लूज एंड है जो बहुत इजीली ठीक किए जा सकते हैं। अब रिम्स का मैनेजमेंट, रिम्स के डॉक्टर क्यों चलाएंगे? आज जब डिग्री लेके लड़के आ रहे हैं, एमबीए की डिग्री लेके, हॉस्पिटल मैनेजमेंट की डिग्री लेके, तो उनको ये काम क्यों ना दे दिया जाए कि वो करें? डॉक्टर उसमें डॉक्टर अपना डॉक्टरी करें, डॉक्टर अपना डॉक्टरी करें, वो ये क्यों करेंगे? नहीं, डॉक्टर बन के तो लोग आईएएस हो जा रहे हैं, तो उसका क्या करिएगा? आईपीएस हो जा रहे हैं डॉक्टर जो, जो, जो चले गए वो तो डॉक्टर नहीं रहेंगे ना, प्रोफेशनल डॉक्टर्स नहीं रहेंगे। लेकिन जो प्रोफेशनल डॉक्टर हैं वो अपना काम करें, जो रिसर्च में कंट्रीब्यूट करना है, इंस्टेड ऑफ ये इसके लिए और लोग हैं जो वो करेगा, मैनेजरी का काम करेगा। कहने का मतलब है डिफरेंट पोजीशंस के लिए अलग-अलग जो फोकस्ड स्किल्ड लोग हैं। अकाउंट देखने के लिए आप अकाउंट, एमबीए अकाउंट एक आदमी रहेगा, वो देखेगा, उसकी जिम्मेदारी रहेगी। तो मेरा कहना है कि इस तरीके की जो पूरे व्यवस्था को 21वीं शताब्दी की हम बात कर रहे हैं, अगर उसको 17वें 18वें देश भर की हम बात कर रहे हैं, यहाँ नहीं कह कि एक राज्य की, उसको थोड़ा आगे बढ़ाना पड़ेगा नए स्किल सेट के साथ और नए ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर के साथ सरकारों को आगे आना पड़ेगा। ज्योति जी, सर ने जो कहा 100% मैं भी वही रिपीट करता। अब जैसे कह रहे हैं ना, इकोनॉमी का सबसे इम्पोर्टेंट, हम थोड़ा गांव पर ज्यादा फोकस करेंगे, इसलिए गांव में अनएम्प्लॉयमेंट थोड़ा ज्यादा है शहर की तुलना। शहर में तो अखबार बेच के भी जिंदगी चला ले रहा है, ठेला लगा के। मैं शिक्षा से शुरू करूँगा 2 मिनट में, कि सबसे इंपॉर्टेंट सेगमेंट है ह्यूमन रिसोर्स का, ह्यूमन कैपिटल का एनहांसमेंट। वी आर टॉकिंग अबाउट टू इंक्रीज नंबर ऑफ इंस्टीट्यूशंस। हम इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, नो डाउट। इन्वेस्टमेंट के बिना आपका जो इकोनॉमी आगे नहीं बढ़ सकता। लेकिन क्वालिटी एजुकेशन के लिए सबसे बड़ा मापदंड है अपॉइंटमेंट ऑफ टीचर्स, अपॉइंटमेंट ऑफ ट्रेंड टीचर्स, अपॉइंटमेंट ऑफ ट्रेंड स्टाफ्स। आप ऑटोनॉमी दे दीजिए लोगों को, सो दैट इतना आप 2008 के बाद अपॉइंटमेंट नहीं हुआ है, थोड़ी मोड़ी प्रोफेसर्स लोग का अपॉइंटमेंट हुआ। सोच लीजिए कितना बड़ा गैप है। रूरल में आप चले आइए, शिक्षा की स्थिति की मैं बात कर रहा हूँ, न्यू एजुकेशन पॉलिसी की बात हो रही है। एक्सेस मतलब आप इंक्रीज कीजिए नंबर, स्कूल का फैसिलिटी बढ़ा दीजिए, उसकी पहुंच, वहाँ तक पहुंचने के लिए आप क्या लड़कियों को कोई ऐसा फैसिलिटी दे रहे हैं? आज भी ड्रॉप आउट रेट बहुत है गांव में, ड्रॉप आउट रेट लड़कियों का ज़्यादा है। वर्क फोर्स पार्टिसिपेशन रेट महिलाओं का रूरल इकोनॉमी में घटते चला जा रहा है। 8वीं में वो छोड़ देती है स्कूल, और 8वीं में छोड़ करके सरकार, परिवार इसलिए छुड़ा देता है कि आपका शरीर ग्रो कर रहा है तो हमको उसकी सुरक्षा करनी है, और वो चली जाती है तमिलनाडु, वो चली जाती है केरला, वहाँ काम करती है, वहाँ कोई दिक्कत नहीं। मैं बात कर रहा हूँ अफोर्डेबिलिटी, दूसरा है एजुकेशन अफोर्डेबिलिटी। तो भाई अब उस बच्चे को आप बोल रहे हैं कि नहीं फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाई हो रही है, लेकिन क्या उसके हाउस होल्ड में, जिस परिवार में उसका इनकम स्तर बढ़ रहा है? क्योंकि उसको तो ध्यान लगा हुआ है कि मेरी बेटी को हम स्कूल भेज दिए तो आज का मेरा 200 रुपया मेरा वेज गया। तो आपको इन सारी बातों को ध्यान रखना पड़ेगा। गांव में सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है, ड्रॉप आउट रेट है। खाली ये नहीं कि वो फैसिलिटी कम, ऐसा नहीं है। आपके जो हाउस होल्ड्स हैं जहाँ से वो बिलोंग कर रही है, बेटी हो पोती हो, उसका जीवन स्तर ही इतना नीचे है, इतना इनकम ही इतना नीचे है कि वो अफोर्ड नहीं कर पा रहा है कि भाई अगर हम उसको भेज दे रहे हैं तो हम उसका उतना पैसा, हम जिसको कहते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, उतना लूज कर जा रहे हैं। तो ये भी तो बहुत बड़ा कारण है। एक संस्था थी, हम सिर्फ जोड़ रहे हैं, आप उसको आगे बढ़ाइए। एक संस्था थी CCF करके, जो बाद में ख़त्म हो गई। CCF करता ये था कि बच्चों को चुनता था जो सबसे ज़्यादा पॉवर्टी में थे, उनको चुनता था, उनको चुन करके वो स्कूल में देता था और उसके सारे खर्चे उठाता था वो, टोटल ग्रेजुएशन जहाँ तक वो पढ़ सकेगा उसकी पढ़ाई का। और इस बीच में गार्जियन को जो उससे इकोनॉमिक सपोर्ट था, उस सपोर्ट के लिए उसने काम क्या किया कि उसके ठेला को थोड़ा सा बेहतर बना दिया, टायर वाला लगा दिया, उसके ये
साइकिल रिक्शा को उसने में मोटर जोड़ दिया, इस तरह से कि माने जो वहाँ तुम्हारा नुकसान हो रहा है वो तुम्हारा भरपाई हो जाए। उसने बच्चे को छोड़ दिया और स्कूल से उसी सरकारी स्कूल से निकलने के बाद उसके पढ़ने की उसी मास्टर से व्यवस्था कर दी कि भाई तुम करो, हम कुछ पेमेंट कर देंगे तुमको। तो उस तरह से जो लड़के निकले सब जगह अच्छे जगह पर गए, बिल्कुल, और ढंग से वो किया। मैं कह रहा हूँ तो ये व्यवस्था हमारे सरकारी, ये समस्या ड्रॉप आउट रेट तो बच्चों जो काम आप देखिए हमारे पास जो सबसे बेहतर स्कूल माना जाता है झारखंड का नेतरहाट, नेतरहाट में भी एजुकेशन क्या बेहतर है, आप ज़्यादा बेहतर बताएंगे। टीचर की क्या संख्या है, कैसे डिट्रीट कराया गया उसको। नवोदयों की क्या स्थिति, नवोदय में खैर कंपेरेटिवली बेटर है, कंपेरेटिवली बेटर है कि वहाँ टीचर ठीक ठाक है, पढ़ाई ठीक ठाक होती है। लगभग हमको लगता है 70-80% टीचर तो वहाँ हैं ही जो क्रिएटेड पोस्ट है उसके अगेंस्ट में, वहाँ ठीक है। लेकिन बाकी सब क्यों नहीं बन सकते हैं, एकलव्य क्यों नहीं बन सकता है उस तरह का? नहीं, देखिए नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का परिकल्पना है ये कि हम स्किलिंग बढ़ा रहे हैं, कन्वेंशनल कोर्स के साथ साथ वोकेशनलाइजेशन की बात कर रहा है। ये सब माने उस दृष्टिकोण को लेकर चल रहा है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में। लेकिन ये इसके लिए आपको जो कह रहा हूँ, जैसे सर ने कहा कि आपको जैसे ट्रेनिंग की व्यवस्था, स्किलिंग की तो बात कर रहे हैं, तो स्किल प्राप्त कहाँ से करेंगे? अब स्किलिंग ले रहे हैं तो उसका कोई पॉलिसी नहीं है कि किस तरह का हम स्किल दें कि जो हमारे राज्य को वो जीडीपी में कंट्रीब्यूट करें। ऐसा तो नहीं है कि लायबिलिटी मेरे लिए हो जा रहा है, उस पर मेरे खर्च हो रहे हैं, लेकिन उसको हम एफिशिएंट यूज नहीं कर सकते। तो इस तरह स्किलिंग की बात कर रहे हैं, इंडस्ट्री और इंस्टीट्यूशन को जोड़ने की बात कर रहे हैं। सर कह रहे हैं जैसे अभी इंडस्ट्री की बात करें, कॉर्पोरेट सेक्टर्स की बात करें, उसको लाएंगे तब ना, आप उस तरह का कानून नियम बनाएंगे तब ना कि आपको एक ऐसा अलग संकाय बनाना पड़ेगा कि आप स्किल दें उनको बच्चों। नहीं, हमारे यहाँ तो नियम था ना कि जो नर्सेज पढ़ाई करेंगी वो मेडिकल कॉलेज से जुड़ी रहेंगी, वहाँ पढ़ाई भी करेंगी और सेवा भी करेंगी। वो सेवा मुफ्त में मिलेगा जब तक वो पढ़ाई नहीं पूरी कर लेती, जब तक उनकी नौकरी नहीं होती है। तो ये तो हमारे यहाँ था, ITI में पढ़े। हाँ सर, इसमें 2019 में श्री रघुवर जी की सरकार के समय, बीजेपी की जब सरकार थी, तो हम लोग स्किल समिट में हुआ था, 2 साल तो हुआ था वहाँ पे। मैं खुद उसमें पार्टिसिपेट रही हूँ और आपका डोंडा कॉलेज कॉल सेंटर रहा है, हम लोग ने 2 साल हैंडल भी किए हैं। तो उस पर बेसिकली फोकस था कि हम लोग जैसे आपको छोटे छोटे जैसे ट्रेलिंग का हो गया, कढ़ाई बुनाई का हो गया, ब्यूटिशियन का हो गया, रूरल एरियाज से बच्चों को जो मैट्रिक है, इंटर है, जो पास्ड आउट है, उन्हें ट्रेनिंग प्रोवाइड करके और इसी जगह पे हम लोग मतलब कंपनियों में प्लेसमेंट दे रहे थे। ये आपका चला है और उस समय काफ़ी मतलब गांव देहात से काफ़ी बच्चे उस समय आए भी थे जो, और इसमें काफ़ी लोगों ने अपना नामांकन वगैरह भी करवाया था और लोग प्लेसमेंट में अटेंड भी किए थे और बहुतों का हुआ भी था। और जो इस तरह का इनिशिएटिव है कि एजुकेशन स्तर से स्किल्ड बेस्ड वोकेशनल, सर ने जैसे कहा वोकेशनल हो गया, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स को जोड़ना, ऐसे छोटे छोटे जो स्किल बेस्ड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स हैं वो भी नोडल सेंटर्स बनाए गए थे जो इस तरह की ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं। देन फिर मतलब आप आगे जाके किसी फैक्ट्रीज वगैरह में काम करने के लिए उन्हें छोड़ दिया जाता है या फिर वो वहीं से प्लेसमेंट प्रोवाइड करते हैं। हाँ, मैं थोड़ा कहना चाह रहा हूँ, हम लोग बड़ा अच्छा से कह देते हैं कि वो प्लेस्ड है, लेकिन जहाँ वेज की बात आती है, क्या सम्मानजनक वेज मिलता है? देखिए अगर जाते हैं बच्चे वापस आ जाते हैं, वही सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए। नहीं, अपने देश में स्किल्ड सेंटर कितना खुला हुआ है, नेशनल स्किल्ड सेंटर से लेकर के स्टेट स्किल्ड सेंटर। एक चीज मैं कहना चाह रहा था, हम कहते हैं बेरोजगारी का दर घट रहा है, शायद 3 पॉइंट समथिंग अभी है। इज इट सो? NSSO वो करता है सर, वो पीरियडिकल लेबर फोर्स का सर्वे करता है, साल भर में वो 4 बार विजिट करता है अर्बन एरिया में, और माने क्वार्टरली करता है, और साल में 1 बार करता है वो अर्बन और रूरल दोनों। तो माने रूरल एरिया में सबसे कम हो जा रहा है। उसकी खामियां मैं बता रहा हूँ, मेरे अनुसार से, हो सकता है नहीं खामियां हो, तो हम खाली वहाँ जा रहे हैं और हम रैंडमली सेलेक्ट करके बात कर ले रहे हैं, और हम 4 जो जा रहे हैं 4 बार अलग अलग जा करके उसका वेरिएबल्स हम कलेक्ट कर रहे हैं, और कोडिंग में हम लोग को कठिनाइयाँ होती हैं। तो वो आप कितना दिन ले रहे हैं, यूजुअल स्टेटस मतलब 180 दिन से ऊपर